ऊपर सौतन, नीचे काली बहू का ससुराल। अरे गोमती बहन, तुझे क्या बताऊं। मैं तो परेशान हो गई हूँ अपने बेटे से। मैं चाहती हूँ कि उसकी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, और शादी भी किसी ऐसे फटीचर परिवार में नहीं, बल्कि किसी अच्छे अमीर घराने में होनी चाहिए। देख बहन, तू मेरी सहेली है, तुझे तो गांव के बारे में सब कुछ पता ही होगा। तो जितनी जल्दी हो सके मेरे बेटे के लिए एक अच्छी सुंदर संस्कारी बहू ढूंढ कर लाना। बहन, मैं तो सारा दिन अपने घर में ही रहती हूँ। मैं कहाँ से कोई लड़की तेरे बेटे के लिए ढूंढ पाऊंगी। और फिर मेरा इतने अमीर घराने में उठना बैठना तो है नहीं। लेकिन हाँ, तूने पंडित को कुंडली दी है या नहीं? पंडित किसी भी लड़की का रिश्ता जरूर ले आएगा। अरे गोमती बहन, पंडित को तो मैंने बहुत पहले ही कुंडली दे दी थी, लेकिन आज तक उन्हें कोई अमीर घर की लड़की मिली ही नहीं। तभी सुशीला के घर पर पंडित खिलखिलाते हुए आते हैं। अरे मिल गई मिल गई मिल गई बहन, लड़की तो बहुत अमीर मिली है, बस एक ही कमी है। देखो पंडित जी, कमी तो मुझे कोई भी हो चलेगी, लेकिन लड़की अमीर होनी चाहिए, जो अपने साथ दहेज में खूब सारा धन दौलत और ढेर सारा दहेज लेकर आए। अरे सुशीला बहन, पहले कमी तो सुन लो। चलो पंडित जी बताओ। दरअसल लड़की रंग रूप से थोड़ी काली है। पंडित जी कर लो बात, ये काला गोरा कुछ नहीं होता, काले रंग को थोड़े ना रख कर चाटूंगी मैं। बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हो बहन जी, चलो फिर मैं रिश्ते की बात आगे बढ़ाता हूँ। पंडित ऐसा कहकर अगले दिन विशाखा के घर पहुंच जाता है। विशाखा रंग से काली थी, लेकिन दिल की बहुत साफ थी। उसके काले रंग की वजह से काफी समय से उसका कोई भी रिश्ता नहीं हो रहा था। जो भी उसे देखने आता था वही उसे मना करके चला जाता था। पंडित विशाखा और उसकी माँ से कहता है, अरे बहन जी, इतने अच्छे घर का रिश्ता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। ललिता बहन, मेरी मानो आंख मूंद कर अपनी बेटी की शादी इस घर में कर दो। एक तो लड़का भी गोरा और सुंदर है, ऊपर से उसकी माँ बहुत अच्छी है। देखना, हमारी विशाखा उनके घर में बहुत राज करेंगी। अगर ऐसी बात है पंडित जी, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तरफ से रिश्ता पक्का कर दीजिए। देखना, मैं अपनी बेटी की शादी में 4 चांद लगा दूंगी। बहुत पैसा लगाऊंगी अपनी बेटी की शादी में। ललिता के कहे अनुसार वो शादी में बहुत पैसा लगाती है और अपनी बेटी को दहेज में खूब सारा सोना, पैसे, अलग अलग प्रकार की गाड़ियां और खूब सारे हीरे और गहने भी देती है। विशाखा काली तो थी, लेकिन सोने और हीरे से लद कर अपने ससुराल पहुंचती है। उसके गले में हीरों की हार और सोने की ज्वेलरीज देख सुशीला की आंखें फटी की फटी रह जाती है। आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। चलो मैं तुम्हें मेरे बेटे का कमरा दिखा देती हूँ। सुशीला के मकान में ऊपर से नीचे तक 2 फ्लोर बने हुए थे। नीचे सुशीला खुद रहती थी, तो वहीं ऊपर वाले कमरे में उसका बेटा रहता था। सुशीला उस कमरे में अपनी बहू को ले जाती है। ये मेरे बेटे का कमरा है। मेरा बेटा अमन आता ही होगा, तुम यहाँ बैठकर इसका इंतजार करो। थोड़ी देर बाद अमन अपने कमरे में आता है, जहां वो अपने कमरे में अपने बिस्तर पर अपनी काली पत्नी विशाखा को बैठे हुए देखता है, और वो उसे देखते ही कहता है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हें किसने कहा यहाँ बैठने के लिए? चलो यहाँ से उठ जाओ, यहाँ तुम नहीं सोगी। अगर तुम्हें इस कमरे में सोना है तो अपना बिस्तर जमीन पर लगा लो और चुपचाप सो जाओ। अपनी सुहागरात वाले दिन अमन का ऐसा बर्ताव देखकर विशाखा को बहुत अजीब लगता है और वो चुपचाप जमीन पर बिस्तर लगाकर लेट जाती है। वहीं अमन बिस्तर पर लेटने के बाद अपने मन ही मन सोचता है, सोचा था थोड़ी बहुत सांवली होगी, लेकिन ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा काली है। इसके साथ तो मैं कहीं भी आ जा नहीं सकता। ये मेरे लायक तो है ही नहीं। पता नहीं क्यों माँ ने मेरी शादी इस लड़की से करवा दी। अमन को विशाखा बिल्कुल पसंद नहीं थी। वहीं अगले दिन सुबह विशाखा ने अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लिया था। ये लीजिए माँ जी, आपका और अमन जी का नाश्ता मैंने बना दिया है। विशाखा के हाथों का खाना खाते ही सुशीला बहुत खुश होती है। रंग रूप में तुम बेशक काली हो, लेकिन तुम्हें खाना बहुत स्वादिष्ट बनाना आता है। चलो, कुछ तो काबिलियत है तुम्हारे अंदर। विशाखा बेशक रंग से काली थी, लेकिन उसने अपनी सास का दिल जीत लिया था। तो वहीं अमन उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता था। वो बिना नाश्ता किए ही अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, जहां वो अपने दोस्त विक्की से मिलता है। अरे भाई, तूने तो शादी कर ली और मुझे बुलाया ही नहीं। अपनी शादी की पार्टी कब दे रहा है? यहाँ जिंदगी झंड हो गई है और तू शादी की बात कर रहा है। इतनी काली लड़की से शादी हुई है ना कि उसकी शक्ल देखने का ही मन नहीं करता है।
अरे भाई तू मुझे कहीं ले चल यार, किसी पार्टी में ले चल। मैं तो उस कल्लो मसानी की शक्ल देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ भाई। विकी और अमन एक क्लब में चले जाते हैं जहाँ वो पार्टी करते हैं। वहीं अमन वहाँ अलीशा से मिलता है। अलीशा बहुत सुंदर और खूबसूरत होती है। अमन उसे देखते ही उसके ऊपर लट्टू हो जाता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है। अलीशा को भी अमन बहुत हैंडसम लगता है, जिसके चलते वो भी उससे बातें करने लगती है। देखते ही देखते अब वो उस दिन के बाद से एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं और बात आगे बढ़ जाती है। अलीशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब हम दोनों शादी कर लें। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बताओ कब करनी है शादी? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जान, मैं तुमसे शादी अभी ही करूंगा। अमन अलीशा से शादी करके उसे अपने घर ले आता है, जहां अपनी सौतन को देखते ही विशाखा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कैसे इंसान हो आप? मर्द इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं? आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि आपकी पहले से ही एक पत्नी है? तुझे मैंने आज तक तो अपनी पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं। किस मुंह से ये बात बोल रही है? अगर इस घर में रहना है तो अपनी चोंच बंद कर और अपना ऊपर से सामान निकाल ले। आज से ऊपर मेरी पत्नी अलीशा रहेगी और तू नीचे रहेगी। इस प्रकार विशाखा की सौतन को ऊपर वाला कमरा मिल जाता है और नीचे विशाखा को रहना पड़ता है। वहीं अलीशा पहले दिन से ही विशाखा के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ मेरे कमरे को अच्छे से सजाओ। लगना चाहिए कि आज तुम्हारे पति के साथ मेरी सुहाग रात है। बेचारी विशाखा रोते हुए कमरे में आ जाती है और उस कमरे को बहुत अच्छे से सजाती है। उस रात बेचारी विशाखा को रसोई में सोना पड़ता है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीतने लगते हैं और अब अलीशा और अमन के बीच में कुछ लड़ाइयां भी शुरू हो जाती है। जब देखो तब फोन पर लगी रहती हो, हैं? तुम्हें कुछ काम नहीं है क्या? और ऊपर से हमेशा मुझसे पैसे मांगती रहती हो। जब औकात ही नहीं थी मेरे खर्च उठाने की तो क्यों की शादी मुझसे? अरे तुम जैसे 36 आते हैं और 36 जाते हैं। मेरी मत ही फिर गई थी जो मैंने तुमसे शादी की। उनके बीच के ये झगड़े खत्म ही नहीं होते थे। एक दिन आधी रात के समय अमन अलीशा को फोन पर बात करते हुए सुनता है। मछली पूरी तरह जाल में फंस गई है। अरे तुम तो जानते ही हो हमारे पास पैसों की कितनी कमी थी और मैं इस घोचू से प्यार नहीं करती। बस 1-2 दिन में मैसेज डिवोर्स के चलते खूब सारा पैसा और इसके सारे गाने हथिया लूंगी। उसके बाद हम दोनों एक लग्जरी लाइफ जिएंगे। ये सुनते ही अमन अलीशा के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है। तो ये प्लान था तुम्हारा, है ना? तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत आसानी से तुम्हें सब कुछ करने दे दूंगा? ये सब हाँ? मैंने तुम्हारी सारी बात रिकॉर्ड कर ली है और ये मैं पुलिस वालों को दिखा दूंगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है ना तो यहाँ से चली जाओ अभी के अभी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लो। नहीं, ऐसा मत करना। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर आज ही जा रही हूँ। इस प्रकार अलीशा अमन को छोड़कर चली जाती है। उस रात अपने कमरे में अमन बहुत रोता है, जिसके चलते उस रात उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो रसोई में नीचे आकर अपनी पत्नी विशाखा से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव मुझे नहीं करना चाहिए था। जिस गोरे रंग पर मैं इतना भरोसा करता था, उस गोरे रंग की लड़की ने मुझे धोखा दे दिया और मुझे छोड़ दिया। और इतना कुछ सहन करने के बाद तुम मुझे छोड़कर नहीं गई। तुम चाहो तो मुझे सजा भी दे सकती हो। आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। अमन उस रात विशाखा को अपने कमरे में ले जाता है और उस दिन के बाद से अमन विशाखा के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। गजेंद्र अपने ऑफिस में बैठा होता है, तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके चलते वो अपने मैनेजर को बुलाता है। रूपक, जल्दी से एम्बुलेंस और मेरी बेटी को कॉल करो। हाँ। रूपक एम्बुलेंस और उसकी बेटी वेरोनिका को कॉल करता है। वेरोनिका, तुम कहाँ हो? तुम जल्दी से ऑफिस में आ जाओ। तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैंने एम्बुलेंस को तो कॉल कर दिया है, लेकिन अभी तक एम्बुलेंस आई नहीं है। तुम जितनी जल्दी हो सके ऑफिस में आ जाओ। वेरोनिका ये सुनते ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी कार में बैठकर सीधा ऑफिस आ जाती है, जहां वो अपने पापा को बीमार कुर्सी पर पड़े हुए देखती है। डैड, आपको कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी सी शांति रखिए। वेरोनिका एम्बुलेंस में लिटाकर अपने पिताजी को अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर उनका चेकअप करने के बाद वेरोनिका के पास आकर कहते हैं, वेरोनिका, वेरोनिका ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन अब तुम्हारे पिताजी के पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। तुम चाहो तो जाकर आखिरी बार उनसे बात कर लो। ये सुनते ही वेरोनिका की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने पिताजी के पास जाती है
ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? पिताजी पहले बचपन में माँ मुझे छोड़कर चली गई और अब आप मेरा साथ छोड़कर जा रहे हो। मुझे छोड़कर मत जाओ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? वेरोनिका को रोते हुए देखकर गजेंद्र भी रोने लगता है और वो रोते हुए कहता है, वेरोनिका, भगवान की दुआ से तुम्हारे पास किसी भी चीज की कोनो कमी नहीं है। माना कि अब मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जाने से पहले बता रहा हूँ कि रूपक बहुत अच्छा है और मैं जानता हूँ तुम भी उससे बहुत प्यार करती हो। अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत रूपक के साथ करना, वो बहुत अच्छा इंसान है। इतना कहते ही गजेंद्र भगवान को प्यारा हो जाता है, जिसके बाद वेरोनिका फूट फूट कर रोने लगती है। वेरोनिका और रूपक दोनों मिलकर गजेंद्र का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अपने पिता के मरने के बाद वेरोनिका अपने पिता की कंपनियों को ओवरटेक कर लेती है। वो हर चीज को बहुत अच्छे से हैंडल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे हर बार किसी न किसी चीज की कमी लगती है। और एक दिन ऑफिस में सबके जाने के बाद वेरोनिका अकेले अपने पिता के कैबिन में बैठी होती है और उन्हें याद करते हुए रोती रहती है। डैड, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। एक परिवार की मुझे बहुत कमी महसूस होती है। उसी दिन रूपक भी लेट से जाता है और वो वेरोनिका को अपने बॉस गजेंद्र के कैबिन में बैठकर रोते हुए देख लेता है। वो टिश्यू पेपर लाकर वेरोनिका को देते हुए कहता है, चुप हो जा वेरोनिका, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। रूपक को देखकर वेरोनिका अपने मन में सोचती है, पिताजी ने बिल्कुल सही कहा था। रूपक जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा काली हूँ। पता नहीं उन्हें मैं पसंद आऊंगी या नहीं, लेकिन आज मुझे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। रूपक जी, पिताजी के जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ और आप तो जानते ही हो कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। क्यों ना अब हम लोग शादी कर ले, इससे मुझे परिवार की कमी महसूस नहीं होगी। रूपक इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है। वो वेरोनिका से शादी के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन रूपक वेरोनिका से शादी करके उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। आओ वेरोनिका, वेरोनिका, ये मेरी माँ सविता देवी है और इनसे मिलो। ये मेरी बड़ी भाभी कंचन है और ये मेरी छोटी बहन और छोटा भाई राधिका और रोहन है। इतने बड़े परिवार को देखकर वेरोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी गुस्से से सविता कहती है, रूपक, मुझे तेरा ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बेटा। अरे कहाँ से उठाकर लेकर आया है इस काले कोयले को? जहाँ से भी लेकर आया है इसे वापस ले जा। ये इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है। ये सुनकर वेरोनिका को बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी कंचन अपनी सास के कानों में कहती है, लोग तो कुल्हाड़ी पर पैर मारते हैं, लेकिन आप तो खुद पर आई धन लक्ष्मी के ऊपर लात मार रही हो। आपको पता है ये लड़की कौन है? ये वही लड़की है जिसकी कंपनी में रूपक काम करता है। अरे बहुत अमीर है ये। हमारे तो सौभाग्य ही खुल गए। वेरोनिका के अमीर होने का पता लगते ही सविता उससे बहुत प्यार से बात करती है और उसका गृह प्रवेश करती है। रूपक को छोड़कर उसका पूरा परिवार बहुत लालची था। पहले दिन से ही कंचन, सविता और राधिका का लालचपन शुरू हो जाता है। अरे वो तुम्हारे गले का नेकलेस तो बहुत सुंदर है वेरोनिका। जेठानी जी, अगर आपको ये पसंद है तो आप इसे रख लीजिए। वेरोनिका सोने और हीरों का नेकलेस ऐसे ही उतार कर अपने जेठानी को दे देती है। तभी राधिका की नजर वेरोनिका की अंगूठियों के ऊपर पड़ती है और वो उसकी तारीफ करने लगती है। वेरोनिका अपनी हाथों की अंगूठी भी अपनी ननद को दे देती है। वहीं वेरोनिका अपनी सास सविता को कई सुंदर सुंदर बनारसी साड़ियां देती है, जिसके चलते उन सभी के मुंह बंद हो जाते हैं। वेरोनिका के ससुराल में सब अब उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। कभी भी किसी को कुछ चाहिए होता है तो वो वेरोनिका से पैसे मांगने लगते हैं। एक दिन वेरोनिका अपने ऑफिस से घर लौटकर आ रही होती है, जहाँ वो रसोई में अपने जेठानी और सास को आपस में बात करते हुए सुनती है। मुझे तो मेरी बहू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे है ही नहीं मेरे बेटे के लायक। मेरा बेटा रूपक बिल्कुल चांद का टुकड़ा लगता है और वेरोनिका काला कोयला। सही कहा माँ जी, इतनी काली कलूटी है कि क्या ही बताऊं। लेकिन फर्क भी क्या पड़ता है, काली के साथ साथ अमीर भी तो है। जब से आई है हमारे सारे शौक पूरे हो रहे हैं। ये सुनकर वेरोनिका को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से सीधा अपने कमरे में रोती हुई चली जाती है और रोते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, ये कैसी किस्मत है मेरी। एक परिवार मिला, वो भी मुझे इस्तेमाल कर रहा है। पहले मेरे साथ बुरा कम हुआ था क्या, जो दोबारा से वही हो रहा है। जब मेरी जिंदगी में मेरी माँ नहीं थी तो मेरे रिश्तेदार मेरा इस्तेमाल करते थे। जो दोस्त बने
वो सिर्फ मेरी अमीरी को देखकर मेरे साथ रहे। इस पूरी दुनिया में रूपक जी के जितना प्यार करने वाला कोई है ही नहीं। वेरोनिका अपनी किस्मत को लेकर रो रही होती है कि तभी उसका देवर रोहन उसके पास आता है और कहता है, भाभी जी, दरअसल आज मेरे दोस्त का बर्थडे पार्टी है और उसको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? रोहन इतना कहता ही है कि तभी राधिका वहां पर आती है और वेरोनिका से कहती है, देखो भाभी, मेरी ड्रेस फट गई है। अब मुझे एक नई ड्रेस चाहिए। बताओ, मुझे कब दिलवा कर ला रही हो? अपने देवर और अपनी ननद को ऐसा कहते हुए देख वेरोनिका को बहुत तेज से गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने सारे प्रॉपर्टी के पेपर निकालती है और उन पर सिग्नेचर करने लगती है, जिसके बाद वो सारे पेपर्स लेकर अपनी सास और जेठानी के पास पहुंच जाती है। इस घर में मेरी इज्जत सिर्फ इतनी है कि मैं एक अमीर बाप की बेटी हूँ। बाकी तो मैं बहुत ज्यादा काली और बदसूरत हूँ। यहाँ तक कि मैं रूपक जी के लायक भी नहीं हूँ। माँ जी, मैंने इस परिवार को हमेशा से अपना समझा था, लेकिन आप लोगों ने हमेशा से मुझे उल्टा सीधा और बहुत बुरा बुरा कहा। लेकिन हमेशा मैं ये सब सहन करती आई, लेकिन मुझसे नहीं होता। अब आप लोगों को पैसे ही चाहिए थे ना? ये लीजिए, मैंने अपना सारा पैसा और सारी प्रॉपर्टी आप लोगों के नाम कर दी है। अब आप लोगों को किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन आज के बाद मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। वेरोनिका अपनी प्रॉपर्टी के सारे पेपर और सारी वसीयत अपनी सास और जेठानी के नाम करके वहां से जाने वाली होती है कि तभी सविता और कंचन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों उसे रोक लेती है। हमें माफ कर दो वेरोनिका, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अभी तक तुम्हारा बहुत इस्तेमाल किया। हमने तुम्हारी फीलिंग्स की कभी कदर नहीं की। तुमने मुझे हमेशा से बड़ी बहन का दर्जा दिया, जो कहा वही दिलाया, और बदले में मैंने तुम्हें क्या दिया? कुछ नहीं, ऊपर से उल्टी सीधी बातें तुम्हारे लिए कही। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज मुझे अपनी गलती का पछतावा हुआ है। हो सके तो अपनी जेठानी को माफ कर देना वेरोनिका। एक साथ सभी लोग वेरोनिका से माफी मांगते हैं। ये देखकर वेरोनिका को बहुत बुरा लगता है और वो सबको माफ कर देती है, जिसके बाद पूरा परिवार वेरोनिका के साथ बहुत अच्छे से रहने लगता है। उसकी हर एक बात को सुना जाता है और उसे इज्जत भी दी जाती है। ये सब देखकर वेरोनिका बहुत खुश होती है और वो अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।